हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई एम आलोक। इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर सेकंड ऑफ पॉलिटिकल साइंस, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। फर्स्ट चैप्टर में हमने डेमोक्रेसी का सेंस देखा, डेमोक्रेसी होती कैसी है। उसी के बेसिस पे हमने कुछ गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक कहा, कुछ को नॉन डेमोक्रेटिक। हमने ये भी देखा कि कैसे डिफरेंट कंट्रीज़ में गवर्नमेंट टाइम टू टाइम चेंज हुई। इस चैप्टर में हम डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, साथ में डेफिनेशन में जो टर्म यूज़ हुए हैं उस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये देखेंगे कि एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के मिनिमम फीचर्स क्या हो सकते हैं। आप देखेंगे कि डेमोक्रेसी की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। अब क्या ज़रूरत है कि डेमोक्रेसी को डिफाइन करें। हमने फर्स्ट चैप्टर में देख लिया है कि डेमोक्रेसी क्या होती है। अब क्या डिफाइन करना है इसको। डिफाइन तो पहले किया जाता है, फिर एग्जाम्पल दिए जाते हैं। यहाँ एग्जाम्पल हम पहले देख ही चुके हैं। तो किसी भी चीज़ की पहले एग्जिस्टेंस होती है, फिर उसे डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले पेन बना, हमने उससे लिख के देखा, फिर उसे डिफाइन किया कि ये एक ऐसा टूल है जिससे हम लिख सकते हैं। तो सेम यहाँ पर है, पहले हमने डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल्स देखे हैं, अब इसको हम डिफाइन करेंगे कि डेमोक्रेसी होती क्या है। हाँ, सिंपल डेफिनेशन, सबसे सिंपल डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का एक ऐसा फॉर्म है जहां रूलर्स को जनता चुनती है। अब हम बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार में आर्मी रूलर्स हैं जिन्हें जनता ने नहीं चुना। नेपाल, सऊदी अरेबिया में किंग्स हैं, उन्हें भी जनता ने नहीं चुना। तो क्या इन्हें डेमोक्रेटिक कंट्रीज बोल सकते हैं? आंसर है नहीं बोल सकते हैं। वहीं इंडिया की बात करें, हमारे प्राइम मिनिस्टर को इलेक्शंस के थ्रू जनता चुनती है, तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। नाउ वी डिस्कस फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली, फिर भी कई सारे क्वेश्चन उठते हैं। रूलर्स कौन होंगे, ऐसे कौन से डिसीजन होंगे कंट्री को लेके जो नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स ले सकें। इलेक्शन किस तरह का हो जिसे डेमोक्रेटिक इलेक्शन कह सकें। पीपल्स का मीनिंग क्या है, क्या इसमें सभी सिटीजन शामिल होंगे या कुछ लोगों को ही वोट देने का अधिकार मिलेगा। चलिए तो समझते हैं क्या है फीचर्स इसके। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, उन्हीं के बेसिस पे हम इसके फीचर्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ मिलिट्री कूप को लीड कर रहे थे, बाद में उन्होंने खुद को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। 2002 के रेफरेंडम में अपना टाइम पीरियड 5 ईयर्स और एक्सटेंड कर लिया। पाकिस्तानी मीडिया, डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस ने इसका विरोध किया, तो उन्होंने अगस्त 2002 में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया। इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली प्रेसिडेंट को डिसमिस कर सकती थी। इलेक्शन हुए, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव आए, लेकिन उनके पास कुछ ही पावर्स थे, बहुत कम पावर्स थे। जो फाइनल पावर्स थे वो मिलिट्री एंड परवेज मुशर्रफ के पास थे। तो क्या हम कह सकते हैं वहाँ के रूलर्स पीपल ने इलेक्ट किए, क्योंकि रूल तो परवेज मुशर्रफ एंड मिलिट्री कूप कर रही थी, जबकि मुशर्रफ को पीपल ने नहीं चुना था, लेकिन सारी पावर्स उसी के हाथ में थी। तो इसी से हमारा फर्स्ट फीचर निकल के आता है, इन अ डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद द दोज इलेक्टेड बाय पीपल। मीन्स डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर उन्हीं के हाथ में हो जो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुन के आए हों, इलेक्टेड बाय पीपल हों। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। चाइना में हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। इसकी पार्लियामेंट को क्वांगुओ रेनमेन दाहियो दा हुई बोला जाता है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस है ये यहाँ की। पार्लियामेंट जो है वो ही प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है। इसमें 3000 मेंबर्स हैं जो ऑल ओवर चाइना से इलेक्ट होकर आए हैं। कुछ मेंबर्स को आर्मी ने इलेक्ट किया है, लेकिन जो प्रेसिडेंट का कैंडिडेट होता है उसे कम्युनिस्ट पार्टी ही अप्रूवल देती है। मींस कम्युनिस्ट पार्टी की अप्रूवल मिलना उसे ज़रूरी है, और कम्युनिस्ट पार्टी ही इलेक्शन कराती है। एक ही पार्टी के हाथ में सब कुछ है। तो क्या ये फेयर है? आंसर है नहीं है ये फेयर। ऐसे ही मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको में हर 6 साल में इलेक्शन होते हैं, लेकिन एक ही पार्टी इलेक्शन जीतती है, वो है PRI। अपोजिशन को ये इलेक्शन जीतने ही नहीं देती। गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ मीटिंग होती है, गवर्नमेंट टीचर्स पेरेंट्स को फोर्स करते हैं कि PRI को वोट करें। मीडिया भी PRI के इशारे पर चलती है। वोटिंग के टाइम भी पोलिंग बूथ्स कैप्चर हो जाते हैं। तो क्या ये फेयर है? नहीं है। तो सेकंड फीचर है
डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे बेस हो, जो करंट में पावर में हैं उन्हें भी हारने में फेयर चांसेस, उनके हारने के भी फेयर चांसेस हो। नाउ 1 पर्सन 1 वोट, इसमें 3 केसेस देखेंगे। 2015 तक सऊदी अरेबिया में वुमेन के पास वोटिंग राइट नहीं थे। क्या वो वहाँ की पीपल्स में नहीं आती हैं? सेकंड केस, एस्टोनिया में रशिया माइनॉरिटी को वोट देने का अधिकार नहीं था। क्या वो जनता का हिस्सा नहीं है? थर्ड केस, फिजी में ऐसा इलेक्टोरल सिस्टम है जहां वहां के इंडिजीनियस फिजी के वोटिंग वैल्यू इंडियन फिजी से ज़्यादा है। मींस इंडियन फिजी से ज़्यादा वोट वैल्यू इंडिजीनियस फिजी की हैं। तो ये सारी चीज़ें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं बनाती। यहाँ से थर्ड फीचर ये आया, इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव एन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। डेमोक्रेसी में हर एक सिटीजन का एक वोट होना चाहिए और हर वोट की एक वैल्यू होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। जिम्बाब्वे ने 1980 में आज़ादी ली ब्रिटिश से। आज़ादी दिलाने में जानू पीएफ पार्टी ने स्ट्रगल किया और इसके लीडर रॉबर्ट मुगाबे, जो कि बहुत ही पॉपुलर हो गए थे, जनता ने उन्हें प्रेसिडेंट बना दिया। लेकिन प्रेसिडेंट बनने के बाद मुगाबे ने क्या किया, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके उसमें प्रेसिडेंट्स को कई सारी पावर्स दे दी। इन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट की जाने वाली स्ट्राइक्स को इलीगल कर दिया। रेडियो एंड टेलीविजन्स को गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले लिया। जो भी इनके खिलाफ बोलता वो इसे हिरास करते। कोर्ट के डिसीजन भी नहीं मानते थे। मतलब जिसको लोगों ने मसीहा बनाया, मसीहा माना, वो गलत उपयोग करने लगा अपने पद का। इससे फोर्थ फीचर निकल के आया, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड सिटीजन राइट्स। मीन्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कुछ लिमिट्स के साथ रूल करे जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और सिटीजन राइट के बेस पर सेट किए गए हैं। नाउ वी डिस्कस सेकेंड फेज ऑफ दिस चैप्टर, वाई डेमोक्रेसी। इसमें हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी क्यों होना चाहिए किसी भी कंट्री में, किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी की क्या ज़रूरत है। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें डेमोक्रेसी में बुराइयां दिखती हैं। चलिए तो पहले डेमोक्रेसी के डीमेरिट्स देखते हैं, मीन्स उसकी बुराइयां देखते हैं। फिर हम डेमोक्रेसी के मेरिट्स के बारे में बात करेंगे कि डेमोक्रेसी क्यों होना चाहिए। आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, इसी में हम इसके डीमेरिट्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है, लीडर कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी। लीडर्स जो हैं वो बदलते रहते हैं, इससे कंट्री में इनस्टेबिलिटी बनी रहती है। सेकंड है, पॉलिटिकल कंपटीशन रहता है, सब पावर में आने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, इससे मोरलिटी नहीं रहती, लोग गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं पावर में आने के लिए। थर्ड है, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए कई सारे लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है, जिससे सारी चीज़ें डिले हो जाती हैं, मीन्स लेट होती हैं। कोई भी डिसीजन हम लेंगे तो वो इम्प्लीमेंट लेट होगा। फोर्थ है, कई लीडर्स जनता के हित में काम नहीं करते, वो सिर्फ ये देखते हैं कि पावर में बने रहें, इसके लिए वो बुरे डिसीजंस भी ले लेते हैं। फिफ्थ है, डेमोक्रेसी में करप्शन भी होता है, क्योंकि जो पार्टी पैसे खर्च करके पावर में आई है अब वो उसे वसूल भी करेगी। सिक्स्थ है, आम लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो इतनी जल्दी जज नहीं कर सकते कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, इसमें हम मेरिट्स की बात करेंगे कि क्यों डेमोक्रेसी बेस्ट है अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, या फिर किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी क्यों होना चाहिए। तो इसका जो फर्स्ट फीचर है वो है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट। मीन्स डेमोक्रेसी हर बुरी या अच्छी चीज़ के लिए गवर्नमेंट में बैठे लीडर्स जवाबदार होते हैं, वो जो करते हैं उनका उन्हें जवाब देना होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी ज़रूरी है, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी काम है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है, हमारे लीडर्स लेते हैं। सेकेंड है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी में जो भी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट्स या डिफरेंसेस पैदा करें उन पे चर्चा होती है, मीन्स सदन में बैठ के अच्छे से बातचीत होती है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता। सारी जो चीज़ हमें बुरी लगती हैं उन पे हम एक डिस्कशन करते हैं। डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। जैसा हमने पहले देखा, एक डिसीजन को कई सारे लोगों से कंसल्ट करके लिया जाता है, तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि डिसीजन में क्वालिटी होगी, डिसीजन काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि इसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं।
फोर्थ है डेमोक्रेसी एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। डेमोक्रेसी सिटीजन की डिग्निटी को ध्यान में रखता है, जैसे गवर्नमेंट सारे काम जनता के लिए करती है ना। फिफ्थ है डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ऑन मिस्टेक्स। डेमोक्रेसी जो है सारी गवर्नमेंट फॉर्म से अच्छी है, क्योंकि जो गलती हमने की है उसको सुधारने का मौका हमें देती है। जैसे किसी गलत पार्टी को हमने वोट दिया है, नेक्स्ट टर्न में हम उसे इलेक्शन के थ्रू हटा भी सकते हैं। सेम विद गवर्नमेंट लीडर्स, जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई ऐसा डिसीजन लिया है जो जनता को पसंद नहीं है, तो उसे उसको चेंज करना होगा, उसे उसको सुधारना होगा। तो हमारा चैप्टर यहीं ओवर होता है। आई होप आपको डेमोक्रेसी का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ क्वेरीज हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।